हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टर। दोस्तों, एक्चुअली मेरे चैनल का नेम पहले काफ़ी बड़ा सा हो रहा था। बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर आप अपना चैनल का नेम चेंज कर दीजिए। तो पहले रिनेसेंस दीपक कुमार के बाद मैंने अपने चैनल का नाम एसएसटी मास्टर कर दिया है। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जिन्हें हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मौलिक अधिकार है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा मैं आप लोगों को। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक है ना। देखिए, आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है संविधान में ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है। और ये भाग 3 में पढ़ते हैं, है ना। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग 3 में ये जो है पढ़ते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? यह भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये नोट्स बना सकते हैं। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को कि हमारे संविधान में इसको मौलिक अधिकारों को, है ना, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रारंभिक रूप में 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन, है ना, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1978 में, है ना। पहले 7 थे फंडामेंटल राइट, यानी अब बाद में एक जो फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। ठीक है, और उसको हटा करके इसे आर्टिकल 300A में, है ना, ये देख लीजिए, हाँ, ध्यान से देने वाली चीज़ें हैं। आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार का रूप बना दिया गया। हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं टोटल? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि इक्वल का मतलब समान, समानता का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये हमारे राइट टू इक्वलिटी आते हैं। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी का अधिकार, कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 20, 21, 22 आर्टिकल में ये पड़ता है। ठीक, फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि किसी शोषणकारी अधिकार, है ना, यानी किसी शोषण के विरुद्ध। समझ रहे हैं, शोषण का अधिकार नहीं कि शोषण के विरुद्ध, कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23, 24 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? रिलीजन मतलब धर्म, कि किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यानी 25, 26, 27, 28 में ये पड़ेगा। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक, कल्चर और एजुकेशनल राइट की बात करें, कल्चरल संस्कृति और एजुकेशनल सभ्यता या आपकी शिक्षा, है ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29, 30 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ये आर्टिकल 32, इसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 6 आर्टिकल्स ये मेन, मतलब 6 फंडामेंटल राइट हैं। और 7वां आपको निकल गया इसमें से जो था, है ना। अब पूछ लिया जाता है कि वो संपत्ति का अधिकार और कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत वो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जी अब राइट टू इक्वलिटी। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। किस किस चीज़ की समानता? नंबर 1 देखिए, 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 कहता है, क्या कहते हैं, है ना, विधि के समक्ष समानता। विधि क्या होती है? विधि होता कानून, यानी कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। एवरी पर्सन इन आवर कंट्री, है ना, इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। बस सिंपल सी बात यह है कि हमारे देश में कानून की नज़रों में सब बराबर। दूसरा, आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, स्थान विभेद पर रोक, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कि कहीं भी पैदा हुआ हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कि नो पर्सन, है ना, कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। और उसके बाद बात करते हैं लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन में अफसर की समानता मतलब नौकरी में, तो यानी कि सभी को नौकरी में हक है, नौकरी सबको मिलेगी, मतलब आरक्षण। समझते हैं आप लोग, सभी को अधिकार है ना, सरकारी नौकरियों को पाने का। अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ही मोस्टली पूछा जाता है।
यानी कि अनटचेबिलिटी, जो दूसरे को एक दूसरे को अछूत समझते हैं लोग कि अब इसका निषेध है बिल्कुल, कोई अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध है वो, है ना। अस्पृश्यता का अंत, है ना, ठीक है। बैन ऑफ अनटचेबिलिटी, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। उपाधि मतलब यानी कि जो अंग्रेज उपाधि देते थे पहले, किसी को दीवान बना देते थे, किसी को सर लगा देते थे किसी के नाम के आगे, है ना, किसी को नाइटहुड की उपाधि, किसी कुछ भी मतलब उपाधि देते थे, तो वो उपाधि नहीं दी जाएंगी अंग्रेजों वाली। अब भारत सरकार की तरफ से उनकी जगह पे जो है पुरस्कृत किया जाएगा, जैसे कि पद्म विभूषण विभूषण, है ना, ये आपका पद्मश्री और ये भारत रत्न, ये चीज़ें दी जाएंगी, और लेकिन उपाधि वगैरह कोई नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा। आगे चलते हैं, इसी वीडियो में मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा 30 मिनट की हो सकती है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स आपके हो जाएंगे। इस वीडियो से बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर फंडामेंटल राइट से एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। ध्यान से देखेंगे, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल से बनाइए, यूट्यूब से बनाइए, लेकिन ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसा अच्छे नोट्स बनाइए जिसमें सारा कुछ डिटेल में हो। देखिए नंबर 2 पे आते हैं ना, राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी। अब किस किस चीज़ की आज़ादी? बहुत तरह की आज़ादी। 19 से 22 तक इनका जिक्र हुआ है, अब 19 बहुत सारा है। आर्टिकल 19 के कुछ पार्ट हैं, आर्टिकल 19 के ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। पहले मैं 19 को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 19 के एफ तक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 19 का। सबसे पहला याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक बड़ी ईजी है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 19 ए में क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू स्पीच। आप क्या बोल रहे हैं कि आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक, यानी कि आपको स्पीच देने की आज़ादी है। शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होना। अब देखिए समझ लीजिए, पहले पहले मैं पूरी बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। सभा या समूह बनाना। 19D कहता है भारत में कहीं भी जा सकते हो। 19E कहता है भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो। 19F कहता है किसी भी रोजगार को अपना सकते हो। अब समझो मेरी बात, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप कहीं पे खड़े होकर मंच पे बोलोगे, ठीक। तो ये तो हो गया पहले। जब बोलोगे तो आपको सुनेंगे भी लोग, तो शांतिपूर्ण रूप में आपके सामने लोग बैठे हुए होंगे, ये रहा, ठीक है तरीका। समझ, ध्यान से समझना, ये एक तरीका है याद करने का आर्टिकल 19 को। यानी सबसे पहले आप कहीं पे खड़े हो, मंच पे, स्टेज पे खड़े हो और आप बोल रहे हो, तो आपको आज़ादी है। दूसरा, तो आप जब बोल रहे हो तो शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है, ठीक है, तो भीड़ इकट्ठी हो सकती है ना आपको वो सुनने के लिए। तीसरा, जब आपको सुनने के लोग आएंगे तो वो क्या बनेगा? एक सभा बनेगी, असेंबली बनेगी, समूह बनेगा। नंबर 3। चौथा, जब समूह बन गया और सभा बन गई तो वो लोग आपके पीछे पीछे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपकी स्पीच में क्या है? दम है। तो आप आपके पीछे पीछे हो गए तो आप उनको लेकर घूमोगे, यानी कि भारत में आवागमन। तो आप कहीं भी उन्हें लेके प्रोटेस्ट कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, ठीक है, भारत में आवागमन, ऐसे समझो आप, यानी आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, कहने मतलब ये। चौथा 19E, अब जब कहीं भी ले चले गए तो भैया कहीं जाकर रहोगे भी, तो भारत में निवास की, है ना, स्वतंत्रता, भारत में निवास कहीं भी, ठीक। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था लिखा हुआ, जम्मू कश्मीर इसका अपवाद, यानी कि जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे। धारा 370 लगी हुई थी, मोदी जी ने ये काम भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। कोई धारा वारा 370 नहीं है, आराम से कहीं भी रहिए, कहीं भी लीजिए ज़मीन, किसी भी रोज़गार। अब जब कहीं रहोगे तो भैया रोज़गार भी तो करोगे ना करोगे, तो किसी भी रोज़गार को करने की स्वतंत्रता। इस तरह से 19A, B, C, D, E, F हमें याद हो जाता है एक ट्रिक के माध्यम से। मतलब कि पहले आप बोल रहे हो, आपके पीछे पीछे लोग एकत्रित हो रहे हैं, मतलब इकट्ठा हो रहे हैं। फिर आप समूह बन गया, जब इकट्ठा हो गए तो फिर तुम उनको लेकर कहीं दूर जा रहे हो, आवागमन। फिर जब जा रहे हो तो कहीं रहोगे भी, और रहोगे तो फिर खाने पीने के लिए कुछ रोज़गार भी करोगे। इस तरीके से आपका 19 पूरा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 20 पे आ जाते हैं। देखिए 20 किस मैटर में है? 20 पर ध्यान से देंगे कि 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हार्ड सी लग रही होगी, है ना। अब अपराध क्या है? यानी आप अपराध करोगे, आपने जुर्म किया है ना, यू आर गिल्टी, अपराधी हो। तो अब गिल्टी तो ये थोड़ी ना कि तुम एकदम सीधा फांसी पर चढ़ा देंगे, नहीं। अब क्या है, उसका तुम्हारा दोष सिद्ध होगा पहले कि हाँ भाई तुमने कुछ अपराध किया है, तो उसका संरक्षण, तुम्हारा भी तो कोई संरक्षण होगा। तुमने अपराध किया है, नहीं किया है, आके तुम्हें पुलिस वाले कहने लगे हाँ भाई तुम अपराधी हो, चलो सीधा जेल में फांसी टांग देंगे आज तुम्हें रात में। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके तुम्हारे भी संरक्षित हैं, तुम्हारे भी कुछ वो हैं, अधिकार हैं। देखो कैसे, नंबर तो 3 पार्ट में बांट दिया गया इसको, आर्टिकल 21, 22 और 20, है ना। 20 का पार्ट 1, 20 का पार्ट 2, 20 का पार्ट 3। तो
तो उसी का 20 पार्ट 1 में कहा गया है उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जिस समय अपराध हुआ। ठीक है, जिस समय यानी कि 2020 में आपने अपराध करा, सन 2020 में जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि अगर 4 साल बाद आपको फांसी की सज़ा हो रही और 4 साल बाद में फांसी की सज़ा थी, यार आप तो थी 6 महीने की कैद, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, चाहे केस 10 साल तक बाद तक भी चलता रहे। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 22 कहता है एक अपराध के लिए एक ही बार आपको सज़ा मिलेगी, बार बार आपको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 का 3 पार्ट कहता है खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, यूपी पुलिस वाले, है ना, ज़बरदस्ती पीट पाट के तुम्हें कहते हैं बस कबूल कर जुर्म, तो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, है ना। मजबूर है बेचारा, गरीब है और कोई फंस रहा है बड़ा, उसे बचाने के चक्कर में गरीब से जुर्म कबूल करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल कह रहा है पुलिस वाले फंस जाएंगे, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार, है ना, यानी कि आपको अधिकार है, आपका जीवन है, तो ये आर्टिकल 21। ठीक, इसमें अब 21A की बात करते हैं। देखिए 21 में भी एक दे रखा है 21A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में 21A। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और ये 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। संविधान 2000 में 2000 सन में 86वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान में टाइम टाइम पे संशोधन होते रहते हैं। अब संशोधन क्या है? अमेंडमेंट कहते हैं इसको, यानी कि सुधार। भाई समय की आवश्यकताओं के साथ साथ संविधान में सुधार होते रहते हैं, उनको हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो सन 2000 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 21A में ये बात रखी गई। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। 22 क्या कहता है जी? 22 कहता है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अब गिरफ्तारी, पहले तो अपराध था, अब था गिरफ्तारी। समझ लीजिए 22 के 3 पार्ट बना दिए इन्होंने, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 समझेंगे ध्यान से कि गिरफ्तारी के संरक्षण में, यानी कि तुम्हें कोई गिरफ्तार करके आ रहा तो आपका संरक्षण कैसे हो सकता है, कैसे बच सकते हो तुम। डायरेक्ट पुलिस वाले तुम्हारे घर में नहीं घुस सकते। तुम्हें नंबर 1 है कारण पूछने का अधिकार। तुम कारण पूछोगे, भाई क्या मैटर है, क्यों आए हो तुम यहाँ, किस मामले में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। आर्टिकल 22(1) कह रहा है ये। ठीक है, जवान लड़ा सकते हो आप उनसे, लेकिन कहाँ जवान लड़ाने देते हैं क्या? मिनट से पहले थप्पड़ मार देंगे, तुम्हें गाली गलौज करेंगे, बताओ, है ना। लेकिन ज़बरदस्त हो आप तो नहीं, आपके घर में एंट्री भी नहीं कर सकता कोई। कारण पूछने का अधिकार है आपको आर्टिकल 22(1) के तहत। आर्टिकल 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें पुलिस वाले लेकर के जाएंगे, यानी कि तुम्हारा चालान करना जरूरी होगा। ये नहीं कि आपको 2 दिन तक थाने में रख के पीटते रहेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर, कहते हैं ना, चालान का नाम सुना होगा आपने कि चालान हो गया। वो चालान यही है कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेकर के जाया जाएगा, है ना, और आपको वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। तीसरा आपका आता है कि मनपसंद कानूनी सलाह लेने की आपको छूट होगी, ये है ना, आप अपना वकील कर सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका आर्टिकल हमारा हो गया ये 22। अब बात आती है तीसरा फंडामेंटल राइट हमारा क्या कहता है। तीसरा फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। किस चीज़ का एक्सप्लोट हो रहा है? देखो किस किस का एक्सप्लोट हो रहा है। आर्टिकल 23, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 कहता है मानव व्यापार, यानी कि टैरिफ, है ना। ठीक है, इसको ट्रैफिक कहते हैं, सॉरी टैरिफ नहीं, ट्रैफिक। ट्रैफिक आपने नाम सुना होगा कि ये TRAFFIC, ट्रैफिक, रोड पे चलने वाला ट्रैफिक। इस ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है। इस ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे ये है मानव व्यापार, यानी कि लड़कियों को बेचना बाहर, ठीक, छोटे छोटे बच्चों को बेचना, बंधुआ मजदूरों को बेचना, बाल श्रम, बच्चों से काम करवाना, ये सब बैंड है आर्टिकल 23 के, है ना, अकॉर्डिंग। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम से बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र है तो उसको किसी होटल पे, भट्टे पे, फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। उसकी ज़िंदगी पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए बना है अभी वो 14 साल तक, ठीक है। उसको फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, 14 साल तक कोई पैसा नहीं लगेगा, कहीं भी पढ़ सकता है वो, तो आप उससे काम नहीं करा सकते, ये बिल्कुल बैन है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं साहब, आर्टिकल 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
है ना। फ्रीडम, आज़ादी, रिलीजन, धर्म। अरे धार्मिक स्वतंत्रता भी है हमारे देश में, कई कई धर्म हैं। क्या क्या स्वतंत्रता मिली है, तो 4 आर्टिकल दिए गए इसमें, 25, 26, 27, 28। ठीक है। 25 कहता है धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म मान सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। दूसरा, बहुत छूट दी गई है, धार्मिक प्रबंध करने की छूट, है ना। अपने जो धार्मिक प्रबंधन हैं आपके, है ना, मैनेजमेंट करना धर्म का, वो भी छूट है। नंबर फिर 27 कहता है कि धर्म को संपोषित करना, यानी धन संबंधी, उसके लिए धन वन जुटाना, अपने धर्म को संपोषित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पैसा कलेक्ट करना, और या ट्रस्ट बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। और चौथा आता धार्मिक शिक्षा, ये तो बहुत ही कि यह मतलब धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि धर्म पूजा वगैरह कर सकते हो। धार्मिक शिक्षा यानी धार्मिक पढ़ाई में कोई भी किसी भी उसमें उपस्थित हो सकता है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उर्दू सीख सकता हूँ, मैं मदरसे में पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। मोमडन चाहे तो वो किसी हिंदू का स्कूल में पढ़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो हिंदुओं की मजहबी, है ना, धार्मिक संस्कृतियाँ वगैरह कुछ सीख सकता है। उस मतलब सब स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक, आगे फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक, ध्यान से देखेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29-30 कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब ये संस्कृति किसकी है, संस्कृति अल्पसंख्यकों के लिए, हितों के लिए है ये। आर्टिकल 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं हमारे देश में, यानी जिनकी संख्या कम है। देखिए, मोमडनों को हमारे यहाँ अल्पसंख्यक माना गया है, जैनियों को माना गया है, सिखों को माना गया है, ईसाइयों को माना गया। इनके हितों के लिए संरक्षण है इस आर्टिकल में 29 में। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण, मदरसों वगैरह को छूट, यानी अपनी शिक्षा संबंधी संरक्षण कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को बचा के रख सकते हैं, उसके लिए अपने मदरसे वगैरह खोल सकते हैं, इनको छूट है। ठीक है, इनके स्कूल हैं, जैनियों के स्कूल हैं, है ना, और मदरसे हैं, तो सिखों के स्कूल हैं। तो इन स्कूलों को हम कहते हैं ना अल्पसंख्यक स्कूल वाले, अल्पसंख्यक वाले। और इनमें पे जो वैकेंसी होती थी पहले, तो वो इन्हीं के मैनेजमेंट से होती थी, है ना, जो इनमें कर्मचारी रखे जाते हैं इन्हीं के मैनेजमेंट से। तो ये अल्पसंख्यक वाले स्कूल हैं, इन्हें सरकार से अनुदान भी मिलता है। ठीक है, तो अपनी शिक्षा के संबंध में संरक्षण है, इन्हें अपनी शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं, अपनी शिक्षा के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं। आगे चलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देख लीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 सभी को बचाता है। यानी कि अगर तुम्हारे किसी भी फंडामेंटल राइट का नुकसान हो रहा है, एक्सप्लोट हो रहा है आपका, है ना, तो आपको ये वाला राइट, ये आप सबको प्रोटेक्ट करता है। किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर आपका हनन हो रहा है तो ये वाला राइट आपको प्रोटेक्ट करता है। इस राइट को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 में आता है ये। ठीक, सभी आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, है ना। दिस लाइन सेज बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट जारी कर सकता है, रिट। तो सब सुप्रीम कोर्ट को बड़ी ताकत दी गई है। अगर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे अधिकारों को हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी ताकत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कुछ 4 से 5 तरह की एक रिट दायर करता है ना। कुछ ताकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कौन कौन सी रिट दायर करता है सुप्रीम कोर्ट, देख लीजिए। सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं, आप समझेंगे, बड़े इजी लैंग्वेज में है। इंग्लिश में कहते हैं इसको हैबियस कॉर्पस। लिख लेंगे स्पेलिंग आप, HABEAS, हैबियस कॉर्पस, CORPUS, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि कोई व्यक्ति बंदी है, उसको प्रत्यक्ष यानी सामने लाओ, प्रत्यक्ष। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो, यानी कि आपको ज़बरदस्ती पुलिस वाले उठा के ले गए
और कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं, तो भैया कानून तो तुम्हारा कोई हक तो है, तो कानून तुम्हें यह हक देता है। देखो ये न्यायालय का ऑर्डर होता है कि व्यक्ति को छोड़े जाने का आदेश भी कर सकता है अगर गैर कानूनी या संतोषजनक तरीके से, ये गैर कानूनी या संतोषजनक तरीके से आपको अरेस्ट ना किया गया हो। ये वही है जो न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना, ये उसी से रिलेटेड है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्याय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तरीका गैर कानूनी या संतोषजनक नहीं होना चाहिए। दूसरा, परम आदेश। परम आदेश यानी कि अब सबसे बड़ा आदेश है ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मैंडेमस, MANDA, इंग्लिश भी लिख लेंगे आप इनके साथ में, मैंडेमस, परम आदेश, है ना। ये किसका आदेश है? ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, है ना, सार्वजनिक का मतलब सरकारी व्यक्ति, अपने कानूनी संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित हो रहा है ना, यानी कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है कोई अधिकारी, ठीक है, और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है इसको मैंडेमस कहते हैं, इसको परम आदेश के नाम से जाना जाता है। और उससे तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा हो, है ना, तो आपको टॉर्चर कर रहा हो कोई अधिकारी, तो ये है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा आता है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा को कहते हैं हिंदी में इसको प्रतिषेध भी कहते हैं, प्रतिषेध या निषेधाज्ञा, है ना, यानी कि आज्ञा का पालन नहीं, है ना, या वैसे कह देंगे इसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, PROHIBITION, ठीक, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक, तो यानी कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती हैं। कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर, मतलब कि जो तुम्हारे मान लीजिए कि मैं छोटा सिंपल सी बात बताऊं कि जैसे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंडर में वो केस नहीं है, है ना, और फिर भी वो सुनवाई उसकी कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर देगा कि ये आपके, है ना, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप इसको, है ना, ऊपर भेजिए। ऊपर की अदालतें से ऐसा करने से रोकती है ना, तो इसको कि आप इसको सुनवाई इस केस पर नहीं कर सकते हैं, इस पर सुनवाई हम करेंगे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ये है निषेधाज्ञा। ठीक, अगला चलते हैं, अधिकार प्रच्छा। नंबर 4 आता है अधिकार प्रच्छा। इसे इंग्लिश में कहते हैं QUORRANTO, क्यो वारंटो, है ना, इसे कहते हैं क्यो वारंटो। जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रच्छा आदेश जारी कर उस पद पर कार्य करने से उसे रोक देता है। गलत अपॉइंटमेंट किसी की हो गई, उसे हटाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट हटाने का ऑर्डर दे देगा कि नहीं भाई, तुम तो इस अवल थे नहीं, तुम कैसे यहाँ आ गए, है ना, तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। तो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति से ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे हटाने के लिए आदेश जारी करता है, उसको अधिकार प्रच्छा या को वारंटो कहते हैं। लास्ट आता है हमारा उत्प्रेषण रिट। ठीक है, पढ़ लीजिए, उत्प्रेषण रिट, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सर्ट्योररी, CRTIORARI। स्पेलिंग लिख सकते हैं इंग्लिश में, अगर पूछ लिया जाए आ जाएगा। उत्प्रेषण रिट यानी कि सर्ट्योररी, जब कोई निचली अदालत सरकारी या अधिकारी, है ना, कोई निचली छोटी अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उसे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले को उसको लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, समझ लीजिए,
जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है यानी नीचे का, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन है ना मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा एक ऐसी रिट है ये कि ऊपर की अदालत को हस्तांतरित किया जाता है ना। यानी कि बिना अधिकार, ये भी बिल्कुल ऊपर जब हमने पढ़ा था निषेधाज्ञा वाला, जैसे निषेध प्रतिषेध था, रेट ऑफ प्रिहेबिशन। तो अब कोई निचली अदालत या कोई अधिकारी अपने अधिकार के क्षेत्र के है ना, बिना अधिकार, उसको अधिकार है नहीं और फिर भी वो उस पर कार्य कर रहा है, तो न्यायालय उसको कहेगा कि आप इसे ऊपर भेजें, उत्प्रेषण रिट दी जाएगी है ना, और ऊपर की अदालत उसको उसकी सुनवाई करेगी। ठीक है, तो ये है उत्प्रेषण रिट। ठीक है, यानी कि नीचे वाले अधिकारी या अदालत के अधिकार क्षेत्र से जो बाहर का मामला हो, उसके बाद ऊपर को हस्तांतरित कर दिया जाता है, बड़ी अदालत को वो भेज दिया जाता है। आर्टिकल 3 आर्टिकल और रह गए आपके, आर्टिकल 33, 34, 35, ये भी मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 33 में सेना में जो रूल हैं है ना, उन पर संसद जो है अंकुश लगा सकती है। आर्टिकल 33 में सेना के जो रूल्स अलग होते हैं उन पर संसद है ना, उन पर अंकुश लगा सकती है। आर्टिकल 34 कहता है कि जो मार्शल लॉ है उस पर भी संसद अंकुश लगा सकती है, रोक लगा सकती है। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि जो मौलिक अधिकार है ना आपके, ये मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बना सकती है। यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं इन पर भी कानून बन सकता है, इनमें भी चेंजिंग हो सकता है। आर्टिकल 35 ये कह रहा है आपको। अब ये सारे आर्टिकल ख़त्म हो गए इस वीडियो में, तो सारे आर्टिकल ख़त्म होने के बाद मैं बता दूं, क्या ये आर्टिकल हमारे पास परमानेंटली रहते हैं? हाँ रहते हैं। क्या इन्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता? मैंने क्या कहा कि संसद इन पर कानून बना सकती है, चेंजिंग हो सकता है। और ये कब ख़त्म होंगे? ये ख़त्म तब होंगे तुमसे ज़्यादा कौन है? देश है ना, समझ रहे हैं ना, तुम लोगों से ज़्यादा कौन है, यानी है आम नागरिक से पहले देश है, देश बचेगा तो तुम बचोगे। तो जब भी हमारे देश पे कोई क्राइसिस आएगा, आपातकाल की स्थिति आएगी, आपातकाल की स्थिति आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 ये आपातकाल के आर्टिकल हैं। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करेगा, राष्ट्रपति के पास वो पावर है जब आपातकाल की स्थिति होगी। कि क्या है आपातकाल? ये है कि आपका देश क्राइसिस में है। ठीक है, इस समय आपके अधिकार नहीं रहेंगे, आपके अधिकारों का हनन कर सकता है ना कानून। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो इन तीनों आर्टिकल के तहत आपके अधिकार आपके पास नहीं रह सकते। कौन से वाले? फंडामेंटल राइट। इस तरीके से आपने सारे फंडामेंटल राइट पढ़ लिए होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया वीडियो देख लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके सारा। ठीक है, और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। वीडियो देखने के लिए इतनी देर तक थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।